हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यू लेक्चर आज डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन। प्रीवियस क्लास में हमने बताया था रिफ्रैक्शन के बारे में, जो बेसिक चीज़ है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो आई थिंक पिछले क्लास मैंने थोड़ा सा डिक्टेट करके छोड़ दिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप समझते होंगे ऑप्टिकल मीडियम, मैंने बताया था ग्लास होता है, एयर होता है ना। तो बहुत सारा ऑप्टिकल मीडियम होता है, जिसमें ऑप्टिकल मीडियम मतलब उसको जिसमें लाइट, आप बोल सकते हो कि लाइट क्या है, पास कर सकता है, ट्रांसपेरेंट। कोई भी आप ऑप्टिकल मीडियम ले सकते हो, ग्लास है, वाटर है, एयर है, ये सारा ऑप्टिकल मीडियम होता है। तब हम लोग बात करेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या। अब जैसे हीरा हो गया, कांच का ग्लास हो गया, एयर हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी सारे आपको ऑप्टिकल मीडियम हैं, सभी में जब लाइट को जब पास कराया जाता है तो उसमें आप एक चीज देखते होंगे कि किसी में लाइट ज्यादा बेंड होता है, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में बहुत ज्यादा बेंडिंग होता है। तो ये सब जो नेचर देखते हो, इससे हम लोग एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बेसिकली ये होता क्या है कि इसको आप इसे कह सकते हो कि द लाइट एक्चुअली बेंडिंग एबिलिटी, लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ एनी ऑप्टिकल मीडियम। किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का एक एबिलिटी या गुण या नेचर बोल सकते हो कि वो लाइट को कितना बेंड कर सकता है। जितना वो उसके अंदर बेंडिंग कैपेसिटी होगा, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका बहुत ही ज्यादा होगा। डायमंड नाम सुने होंगे, हीरा। तो हीरा में जो होता है लाइट सबसे ज्यादा बेंड हो जाएगा, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। हीरा एक ऐसा है ऑप्टिकल मीडियम जिसमें लाइट सबसे ज्यादा बेंड हो सकता है। कहने का मतलब होता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। तो ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया। मैथमेटिकली इसको कैसे आप डिफाइन करोगे, लेट अस सपोज दैट, मान लेते हैं कोई एक मीडियम है एयर, और एक सेकंड मीडियम है, मान लो वाटर है या ग्लास है, कुछ भी ले लो, ठीक है। अगर लाइट को अगर एयर से अगर किसी मीडियम में जब उसको ट्रैवल कराते हैं, ठीक है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ध्यान से देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। अब ये गिवन मीडियम क्या हो सकता है, कुछ भी, एयर को छोड़ के आप जो भी ऑप्टिकल मीडियम ले लो वो आपका गिवन मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एयर से अगर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो लाइट किसमें जा रहा है, एयर से किसी भी ऑप्टिकल मीडियम में। उस ऑप्टिकल मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन मीडियम, देखिए यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन मीडियम, इसको म्यू एम से एक्सप्रेस करते हैं। देखिएगा बच्चों, इसमें एनसीईआरटी में देखिएगा म्यू को हम लोग एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन। इसको आप एन एम ए भी लिख सकते हो, या उसको हम लोग लिख सकते हैं एन एम ए भी लिख सकते हो, या उसको आप लिख सकते हो म्यू एम ए भी लिख सकते हो। ये नोटेशन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एन एम ऐसे, म्यू से, इसको इस तरह से भी। अब जिस तरह से भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, सबका मतलब क्या होता है, इसका 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 सबका एक ही मीनिंग होता है। इसको लिखेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो एयर के रेस्पेक्ट में इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। उसको सी अपॉन वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्लियर है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू एम ए इज इक्वल टू सी बाई वी एम। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली फॉर्मूला है। जो भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो इसी से आपका निकलेगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो गया। अब जो हम लोग आगे बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप और भी मैथमेटिकली और भी तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन जो रियल डेफिनेशन हो गया ये, और भी तरह से आगे भी बहुत सारा देखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग और भी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसका आगे जब डिस्कस करेंगे हम लोग, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिफ्रैक्शन। देखिए अभी बच्चों हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये रिफ्रैक्शन टॉपिक हो गया। इसमें हमने बताया व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन,
और व्हाट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो हम लोग चर्चा करेंगे, रिफ्रैक्शन को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक सरफेस जब प्लेन होता है, जैसे देखो यहाँ पे एयर है और ये मान लो वाटर है, तो ये सरफेस कैसा हो गया, प्लेन, फ्लैट, प्लेन सरफेस। तो अब हम लोग रिफ्रैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे रिफ्रैक्शन जब कोई लाइट रिफ्रैक्ट करता है किसी प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर, और दूसरा जब कोई लाइट रिफ्रैक्ट करता है किसी कर्व सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप ले लो इसी ग्लास, मान लो ये ग्लास है, अगर ये ग्लास फ्लैट नहीं हो कि कर्व हो ऐसा, ये पूरा ग्लास मीडियम हो गया और ये एयर मीडियम हो गया, क्या हम उसको कहेंगे फ्लैट प्लेन सरफेस? नहीं। तो हम लोग यहां बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस। तो ये हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस। चलिए, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्रैक्शन में हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे वो है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस। तो ऐसे रिफ्रैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, थ्रू द प्लेन सरफेस एंड थ्रू द कर्व सरफेस। प्लेन मतलब कोई भी फ्लैट सरफेस आप ले सकते हो। कर्व का मतलब होता है जैसे कि आप कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस जब वो कर्व पोजीशन में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस के बारे में। सो दिस टॉपिक वी विल डिस्कस फर्दर, है ना। नाउ वी विल डिस्कस हियर रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। इसको लोग बोलते हैं एक ग्लास का स्लैब, मोटा सा स्लैब समझते हो गया, स्लैब टुकड़ा। ये ग्लास का एक्चुअली मोटा स्लैब है, इतना इसका थिकनेस है, देखो ये थिकनेस हो गया आपका, ये मोटा है, देखो टी है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ये थिकनेस हो गया। और ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, कैसा है ये, प्लेन है। सो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस में अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। तो जब किसी लाइट को इस पे इंसिडेंट कराया जाता है तो देखो किस तरह से लाइट ये रिफ्रैक्ट किया, फाइनली लाइट जो है किधर जा रहा है। सो दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि लाइट यहां से क्या हो गया, रिफ्रैक्ट किया, फिर फर्दर ये आपका ग्लास से फिर एयर मीडियम में ट्रैवल हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, दिस रे इज नोन एज फाइनल लाइट है, इसको फाइनल रे ऑफ लाइट, इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट और इमर्जेंट दोनों का देखिए डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में एक गैपिंग जरूर है, मतलब अपने जगह से वो शिफ्ट किया है, कितना उसका शिफ्टिंग है, ये जो शिफ्टिंग बताता है इसी को कहते हैं हम लोग क्या, लैटरली शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट, या इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हम लोग। ये देखो आप, इंसिडेंट रे इसका रास्ता ये है और ये इमर्जेंट रे, इसका भी रास्ता, डायरेक्शन दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों के बीच में एक लैटरली शिफ्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये जो गैपिंग जो बन रहा है, ये जो गैपिंग है इसी को हम लोग लैटरल शिफ्ट कहते हैं। अब देखिए कि ये इसमें नेचर क्या है, लैटरल शिफ्ट में बदलाव भी आता है, कैसे, जैसे जैसे आप ऑप्टिकल मीडियम में बदलाव लाते हो, अगर ग्लास का मीडियम, इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे चेंज करेगा, लैटरल शिफ्ट भी चेंज करेगा, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा लैटरल शिफ्ट भी उतना ही बढ़ेगा। और एक और बात, थिकनेस, जितना आप मोटाई लोगे, इसका ग्लास का जितना ज्यादा मोटा होगा उसका लैटरल शिफ्ट का वैल्यू भी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। और तीसरा होता है कि ये I1 पे डिपेंड करता है कि इसको जैसे जैसे वेरिएट करोगे लैटरल शिफ्ट भी आपका चेंज करेगा। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द लैटरल शिफ्ट, और हम लोग यहाँ ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्सप्रेशन फॉर द लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट का एक मैं फॉर्मूला यहाँ पे मैं डिराइव कर देता हूँ, और क्लियरली उस फॉर्मूला से आपका जस्टिफाई हो जाएगा कि लैटरल शिफ्ट किस किस चीज पे डिपेंड करता है और किस तरह से डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें लैटरल शिफ्ट होता क्या है। देखिए लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट को लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लैटरल शिफ्ट बोलिए या लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहो आप, एक ही बात है। देखो इट इज दी shortest distance between
इमर्जेंट रे, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट। नाउ अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसका एक्सप्रेशन या डेरिवेशन फॉर द लैटरल शिफ्ट, ठीक है। चल, एक्सप्रेशन फॉर लैटरल शिफ्ट। देखिए सबसे पहले ये ट्रायंगल देख लो आप, ए सी डी में। ये देखो आप, सबसे पहले मैं ये क्लियर करता हूं, ये आपका हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया आपका इमर्जेंट रे, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, कितने एंगल से वो शिफ्ट हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिविएशन। ये डिविएट किया ना, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट किया, इस एंगल को कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। और इसको बोलेंगे I1, R1, I2, ये R2 हो गया, A, B, C, D। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे A, D, C ट्रायंगल को। देखो आप, तो यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल A, C, D में साइन डेल्टा, याद रखिएगा, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। मैथमेटिकल डेफिनेशन है, यहाँ पर डेरिवेशन है, तो स्टेप्स तो आपको याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज लैटरल शिफ्ट एंड राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द, या डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द लैटरल शिफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको आप अच्छे से देखो। इन ट्रायंगल ACD साइन डेल्टा, तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, साइन दैट इज परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे और इसको हाइपोटेनियस कहेंगे। तो परपेंडिकुलर में क्या लिखोगे, L, हाइपोटेनियस में क्या लिखोगे, AC। तो साइन डेल्टा बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, मतलब L बटा AC। अब AC को इधर ले आओ, AC बराबर हो जाएगा L बटा साइन डेल्टा। नाउ इन ट्रायंगल ABC, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो आप, ABC में इसमें हम लोग क्या लेंगे, cos R1। अब देखो cos का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। देखो बेस क्या हो गया हमारा, ये अगर थीटा एंगल हो गया तो बेस हो जाएगा AB, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB बटा हाइपोटेनियस AC। अब देखो AB को हम लोग लिख सकते हैं T के बराबर, क्योंकि जो ग्लास का जो थिकनेस होता है वो जस्ट इक्वल टू AB है, तो AB बराबर T, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं T बटा AC। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ पे देखो AC को इधर ले आओ तो cos R1 नीचे चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा AC बराबर T बाई cos R1। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन। चलो देखिए यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट L अपॉन साइन डेल्टा, फिर यहां पर क्या है, T बाई cos R1। तो यहां से आप L का मान निकाल सकते हो, L इज इक्वल टू T साइन डेल्टा cos R1, तो L बराबर हो जाएगा T साइन। अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ देखो ये डेल्टा है, तो डेल्टा ये एंगल हो गया, तो क्यों हम लोग इसमें R1 को माइनस कर दें। अगर इसमें अगर R1 को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, डेल्टा। ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल में इसको माइनस करेंगे, ये पूरा एंगल I1 के बराबर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, ये आपको पता है ना। तो I1 बराबर दिस एंगल, इसका मतलब इसके बदले I1 लिख सकते हैं, मतलब I1 माइनस R1 बराबर डेल्टा। तो I1 में R1 को माइनस करेंगे, I1 माइनस R1, ध्यान से देखिए, I1 में R1 को माइनस करेंगे तो डेल्टा निकलेगा बटा cos R1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फाइनली हमारा एक्सप्रेशन निकल गया लैटरल शिफ्ट का। तो लैटरल शिफ्ट T L बराबर T साइन I1 माइनस R1 बाई cos R1।
तो क्लियरली lateral shift depends upon the thickness of the glass slab. More the thickness, more will be the lateral shift. ठीक है, और थिकनेस और lateral shift किस पे डिपेंड करता है? इस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा दिमाग में, है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। इसके बाद जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेटर शिफ्ट तो हो गया, इसके बाद जो टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही हम और आगे डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ना पड़ेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक आता है, इसका नाम है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्रिटिकल एंगल होता क्या है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्योंकि इस चीज़ को जब तक आप लोग जानेंगे नहीं तब तक आप बहुत सारे फेनोमेना है उसको आप समझ नहीं सकते हो। फेनोमेना जैसे आप मिराज समझते हो, जिसको ऑप्टिकल इल्यूजन, आंखों का धोखा बोलते हैं। मरुभूमि में आप देखते हो, डिजर्ट एरिया में देखते हो कि बहुत दूर में क्या है कि पानी झिलमिलाते हुए दिखाई पड़ता होगा, लेकिन सामने जाते तो कुछ नहीं मिलता है। वो क्या है? दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूजन, दैट इज कॉल्ड मिराज। और भी जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स हो गया, मेडिकल साइंस में भी, मेडिकल कॉलेजेस में भी इसका यूज़ किया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में भी इसका यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स का। ठीक है, तो ये सब में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ये क्रिटिकल एंगल का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इसको आप समझेंगे नहीं तो फिर आप इसको क्लियर नहीं कर पाओगे। तो जो क्रिटिकल एंगल है और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को TIR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये दोनों को टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।